जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है। इससे पहले हमने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पढ़ा है। इसके इसके इससे एक जो टॉपिक हमने पहले पढ़ा है वो मैग्नेटिक द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ डिस्टेंट सर्किट हमने कैलकुलेट किया है। तो ये तकरीबन एक दूसरे के साथ इनकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो मिलती है। आज हम यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म करने के लिए जो पिछला टॉपिक है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिस्टेंस सर्किट को हम लेके जो है वो चलेंगे, और कुछ हम जो उसका वेक्टर पोटेंशियल है उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो टच करेंगे। तो इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन नंबर 8.51 सबसे पहले देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 8.51 क्या थी? कर्ल ऑफ बी R2 इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो जे है दोनों फंक्शन है R2 के। बी यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड है और जे हमारे पास जो है वो करंट डेंसिटी है। तो जब हम कभी मैग्नेटिक फील्ड का कर ले लेते हैं तो ये इक्वल होता है म्यू नॉट जे जो है इसके इक्वल होता है। अब ये इक्वेशन नंबर 8.51 जो ऊपर मैंने यहाँ पे बताई है क्या इंडिकेट्स दैट द कर्ल ऑफ अ मैग्नेटिक इंडक्शन इज ज़ीरो वेयर वेन एवर द करंट डेंसिटी इज ज़ीरो। मतलब कह रहा है कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो उस वक्त होता है जब जे की वैल्यू क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। यहाँ पे देखें ना उसकी जो राइट साइड है जे, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्ल ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। व्हेन दिस इज द केस द मैग्नेटिक इंडक्शन इन सच रीजन कैन बी रिटर्न एज द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर जो पोटेंशियल। तो अगर हम यहाँ पे इस कर्ल ऑफ बी को यहाँ पे देखें तो ये जो ज़ीरो कब होगा? जब जे की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। when this is the case the magnetic induction in such region can be written as। तो इस तरह से हम इस रीजन के अंदर जो कि यहाँ पे R2 लिया हुआ है, इससे पिछले केस के अंदर भी हमने R2 लिया था, इसको मानते हुए अगर हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, और साथ ही साथ हम उसके ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, तब हम यहाँ पे इक्वेशन ये वाली यूज़ करेंगे। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ग्रेडियंट ऑफ यू। ऊपर ये जो ये इस तरह का जो सिंबल होता है स्टार का, ये यहाँ पे हमारे पास जो है इसके बारे में मज़ीद जो है वो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। आप अपनी बुक के ऊपर इसको देख सकते हैं, इसके बारे में मज़ीद जो है वो डिस्कस किया होगा। बेसिकली ये जो है स्केलर पोटेंशियल है। तो यहाँ पे जब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल ले लेते हैं और माइनस म्यू नॉट हो तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो ये उसी रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जिस रीजन के अंदर कर्ल ऑफ बी को लें तो ये ज़ीरो हो जाता है, और ज़ीरो उस वक्त होता है जब जे की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। नेक्स्ट आप देखिए, हाउ एवर द डाइवर्जेंस ऑफ बी इज आल्सो ज़ीरो विच मीन्स दैट। और साथ ये भी कह रहा है कि जैसे कर्ल ऑफ बी ज़ीरो है जे के ज़ीरो होने की वजह से, और वो कह रहा है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ बी भी ज़ीरो है। वो किस तरह से है? इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं तो हमारे पास म्यू नॉट, तो माइनस म्यू नॉट शुरू में आ जाएगा। ये ग्रेडियंट है, बेसिकली ये डेल यू है, और डेल यू के ऊपर जब मजीद एक और डेल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डेल डॉट डेल होगा, तो डेल डॉट डेल डेल स्केयर की इक्वल हो जाएगा, और ये यू इसके साथ ऐसे आ जाएगा। और ये इन दोनों की डेल का स्केयर जब आप यहाँ पे यू का ले लेते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है? ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। दोज यू विच इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है। सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन, और ये सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। लैप्लास इक्वेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे मज़ीद जो है वो इस टॉपिक के बाद जो है या इस चैप्टर के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे लैप्लास इक्वेशन होती क्या हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख लें कि ये इसको जो है वो सेटिस्फाई करता है। मच ऑफ द वर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन बी टेकन ओवर डायरेक्टली एंड यूज टू एवेल्यूएट यू प्राइम। हम यहाँ पे जो मच ऑफ द वर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कैन बी टेक ओवर डायरेक्टली एंड यूज टू एवेल्यूएट। हम यहाँ पे यू की एवेल्यूएशन, यू बेसिकली क्या है? यू हमारे पास मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इतना सारा काम हो चुका है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर द वेरियस सिचुएशन, उसकी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। होएवर तो हम केयर मस्ट बी टेक इन अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन। हम यहाँ पे जो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो बाउंड्री कंडीशन होगा।
The expression for the scalar potential of a magnetic dipole in a particularly use it is notice that in the equation number 8.71, ये जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है उसके अंदर ये इक्वेशन थी जिसको हमने यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल की फॉर्म में लिखा था। तो वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मैंने बताया था m की इक्वल है, उस इक्वेशन को यहाँ पे मज़ीद जो है वो लिख रहे हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस सर्किट का हमने ये इक्वेशन यूज़ की है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस म्यू नॉट ग्रेडियंट ऑफ m डॉट आर स्केयर ओवर 4 पाई आर की r⁴ आता है। तो ये हमने पिछली इक्वेशन से इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ली है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई वैल्यू है देन द क्लियर दैट, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी इसको हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं u जो है वो स्टार की इक्वल है, जो कि मैग्नेटिक हमारे पास स्केलर पोटेंशियल की इक्वल आता है। फॉर अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक सर्किट है, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लें। ये हमारे पास जो है वो एक सर्किट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाउंड्री वाला सर्किट, यहाँ पे ये सारा सर्किट जो है वो लिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये वाला सारा जो है वो ऊपर सर्किट लिया हुआ है। तो ये हमारे पास एक बड़ा सर्किट है जिसका रेडियस यहाँ पे R2 था। इस R2 इसका जो है वो ओरिजिन है, इसे हमने किसी भी डिस्टेंस के ऊपर एक P पॉइंट लिया हो, तो इस P पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, उसका फार्मूला ये आया था। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक सर्किट बहुत बड़ा सर्किट है, इस सर्किट को हम जस्ट लाइक मैश कहते हैं, हमारे पास होता है मैश, किसी जाल को कहते हैं, जाल की तरह का अगर हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ये जो सारा सर्किट है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ये आप देखें ये वाली लाइनें लगा के, ये वाली लाइनें लगा के हम यहाँ पे इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये वाली लाइनें यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ पे लाइनें लगा के, तो इसको हम जो है वो छोटे छोटे जस्ट लाइक अ मैश जाल की तरह का इसको जो है वो हम डिवाइड करें। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो कॉमन यहाँ पे लाइन है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। अब इसके एक्सटर्नल सर्किट के क्रॉस यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास आई करंट है। जब हमने इसको इसकी डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर लिया, तो ये जो करंट यहाँ पे आएगा पास करेगा, कुछ करंट इस साइड पे पास करेगा, कुछ आगे पास करेगा, कुछ यहाँ पे करंट आएगा, उसके बाद आगे यहाँ से करंट आए यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे, तो ये तो करंट इन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इस ब्रांच का और इस ब्रांच का करंट की डायरेक्शन, यहाँ पे इस ब्रांच के करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इस करंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों की करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगी। तो ये जो दरमियान में सारे आने वाले ब्रांचेज हैं, इनके दरमियान करंट को जब कट कर देंगी, तो इसके जो ओवरऑल बाहर वाला सर्किट है उसके अंदर से जो करंट पास कर रहा है, इसको डिवाइड करने के बाद भी जो हमारे पास जो करंट आएगा, जो कि इस वाली ब्रांच और ये जो यहाँ पे ये वाली हमारे पास ब्रांच है, इनका अगर करंट का सम ले तो वो उतना ही आएगा जितना इसके बाहर वाली ओवरऑल जो है वो ब्रांच के अंदर से करंट पास करे। इसको एक दफ़ा फिर से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अ लार्ज सर्किट सी, ये देखें सी इज़ अ लार्ज सर्किट जो कि इस तरह से ओवरऑल सर्किट है, कैन बी डिवाइडेड into many small circuits by means of a mesh as shown in figure। तो यहाँ पे इसको शो किया हुआ है, मैश कहते हैं जाल को। if each small loop formed by the mesh carrier then the same current as originally was carried by the circuit C, मतलब जितना करंट ये मैश वाली ब्रांचेस लेके जा रही उतना ही ये बाहर वाला एक्सटर्नल सर्किट जो है सी सर्किट लेके जा रहा है। then because of the cancellation of the current in the common branch of a adjacent loop, यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन ये, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये, तो ये एक दूसरे को क्या करें, कैंसिलेशन यहाँ पे हो रही है, कॉमन ब्रांच ऑफ एडजेसेंट लूप एक दूसरे के करीब करीब जा वाली जो है एक दूसरे को कट कर रही है। द नेट अफेक्ट इज द सेम एज इफ द चार्ज फ्लो ओनली इन द सर्किट सी, तो यहाँ पे सेम अफेक्ट आएगा। फॉर एनी वन ऑफ द स्मॉल लूप द मैग्नेटिक मोमेंट में बी रिटर्न एज, इनमें से अगर हम कोई एक सा स्मॉल सा लूप ले लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास ये जो लूप आ रहा है, अगर इसके क्रॉस अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये आती है, डी एम इज इक्वल टू आई, यहाँ पे करंट है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ जो है वो स्मॉल जो सर्किट यहाँ पे डिवाइड किए, एक तो ये बड़ा सर्किट था ना, इसके अंदर हमने ये जो छोटे छोटे यहाँ पे सर्किट जो है वो डिवाइड करे हैं, एन नंबर ऑफ सर्किट है, डी ए उनके जो है मौजूद एरियाज हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो इस वैल्यू को जब हम आगे यूज़ करेंगे, सिंस ईच ऑफ द लूप इज सेटिस्फाई स्मॉल टू द regarded as planar using the expression in equation number 8.83 and integrates over the
सरफेस बाउंड्री बाय सी इज़। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास 8.83, इस इक्वेशन में m की जगह पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, उसके बाद हम यहाँ पे m की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो तब हमारे पास ये ओवरऑल रिजल्ट आ जाता है। जो नीचे यहाँ पे 4 पाई था वो शुरू में आ गया, आई भी यहाँ पे मौजूद जो है वो INDA था ना, तो यहाँ पे ये शुरू में आ जाता है। आर यहाँ पे बाद में लिखा हुआ था, R2 यहाँ पे इसको जो है वो हम इस तरह से, तो आप इसको जब भी जो है वो ये सुन रहे होते हैं लेक्चर, तो इसके साथ एक रजिस्टर रखा करें और उसके ऊपर ये जो सारी मैथमेटिकल फॉर्म है इसको थोड़ा डायरेक्ट किया हो तो इसको खुद ही भी जो है वो आप देखा करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको मज़ीद समझ आ जाए। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ एजम्पशंस कर रहे हैं कि ये जो R2 है इसको यहाँ पे माइनस जो है वो R के साथ जब रिप्लेस करेंगे तो जस्ट यहाँ पे किसी दूसरी टर्म्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस जस्ट जो है वो यहाँ पे शुरू में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें द इक्वेशन R.n, ये जो हमारे पास जो इक्वेशन की ये जो वैल्यू आ रही है ये सारी वैल्यू, उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे ये जो सारी इंटीग्रेशन और ये जो वैल्यू, इसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल के बारे में आपने हल्का सा टच भी एक पढ़ा हुआ है BSc में, एक सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल को हमने जो है वो डी म्यू से या हमने म्यू के साथ इसको जो है वो डिनोट किया था, तो ये जो सारा है म्यू है। हम यहाँ पे देखें ये इंटीग्रेशन, ये R.n/dA और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये सारा हमारे पास जो है वो सॉलिड एंगल आ रहा है, तो इसकी जगह पे हमने जो है वो म्यू के साथ इसको जो है वो डिनोट किया है। वेयर म्यू इज़ अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द कर्व सी एट द पॉइंट पी। अब यह जो इस कर्व का जो और उसका पी पॉइंट जो लाइन है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनता है, उसको हम यहाँ पे सॉलिड एंगल का नाम देते हैं। द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल कैन बी यूज टू कैलकुलेट। अब इस मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है, इसको कहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। यूज टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू इधर द करंट कैरिंग सर्किट। जब करंट कैरिंग को सर्किट हो तो उसके अंदर मौजूद जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना हो तो तब भी मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। R2 मैग्नेटिक डबल लेयर, जब हमने वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल्स कैलकुलेट करना हो तो ये डबल लेयर्स या लेयर ऑफ अ डाइपोल्स ये सेम ही है, तो मैग्नेटिक डाइपोल को जब हमने कैलकुलेट करना हो तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रोसीजर इज यूज टू dealing with the circuit problem, however its principal use in dealing with the magnetic materials। तो इसको हम जो है वो सर्किट प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो बाज़ हमारे पास मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट होते हैं और बाज़ जो है वो करंट के पास होने की वजह से मैग्नेट होते हैं, तो उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर भी हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पार्ट की समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जाके या आप जो है वो गूगल क्लास के अंदर आपको ऑप्शन है तो वहाँ पे भी आप जो है पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।